हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शहनाज है। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की मूवी है 2006 में आई जिंदा, जिसमें संजय दत्त, जॉन इब्राहिम, लारा दत्ता और सोनाली जेटली थी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी को। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को जख्मी हालत में रास्ते में चलते हुए देखते हैं। अब कहानी पास में जाती है, जहां बाला अपनी बीवी निशा और अपने दोस्त जॉय के साथ अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया है। बाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपनी कंपनी के थ्रू बैंकॉक काम करने के लिए आया है। नेक्स्ट सीन में हम उसकी बीवी निशा को देखते हैं, जो फोन में बात कर रही होती है। अपने डॉक्टर से अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। निशा बाला को बालकनी से देखती है और उसे वो गुड न्यूज सुनाने के लिए जाती है। जब वो उसके पास पहुंचती है तो वो वहां नहीं होता है। इसके बाद कहानी 3 महीने आगे बढ़ती है और हम देखते हैं बाला एक जेल जैसी जगह में है, जहां एक आदमी उसे एक छोटे से सुराख से उसे खाना दे रहा है। बाला उसका पैर पकड़ के उससे पूछता है कि उन्होंने उसको वहां क्यों बंद करके रखा है, उसकी क्या गलती है। वो बार बार पूछता है क्या उसे पैसे चाहिए, उसे जितने पैसे चाहिए वो उसे देगा, वो जो कहेगा वो करेगा। बस वो वहाँ से निकलना चाहता है, मगर उसकी कोई बात नहीं मानता। वो अंदर रोता है, तड़पता है। वहाँ हर कुछ दिन में एक म्यूजिक बजता है, जिसके साथ एक वॉल्यूम नाम की गैस निकलती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद में कोई आता है उसके रूम में और उसके बाल काटता है, उसको कपड़े चेंज करता है, उसके रूम को साफ किया जाता है। उसे होश आता है तो वो अपने पास निशा को बैठे हुए देखता है। वो निशा के चेहरे पर हाथ लगाता है तो उसकी मुंडी गिर जाती है और वो डरकर दीवार की तरफ भागता है। वो मुड़कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। ये इसका वहम था। उसके कमरे में टीवी रखा है जिस पे न्यूज चल रही होती है। निशा नाम की एक लड़की, उसका पति बाला 1 साल बाद उसके घर वापस आया। दोनों में लड़ाई हुई और बाला ने उसका कत्ल कर दिया और फरार हो गया। बैंकॉक की पुलिस का कहना है निशा के कपड़ों पर मिले खून के दाग बाला के ब्लड ग्रुप से मैच होते हैं। उसी कमरे में एक ग्लास भी रखा है जिस पर बाला के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। पुलिस बाला को तलाश कर रही है। ये सुन के उसे बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। वो कमरे में लगे मिरर को तोड़ देता है और उसके छोटे से टुकड़े से अपने हाथों की नस काट लेता है। नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आता है तो वो देखता है उसके हाथों पर ड्रेसिंग हुई है। वो समझ जाता है कि जिसने उसे यहाँ बंद किया है वो नहीं चाहता कि वो मरे, वो उसे जिंदा रखना चाहता है। वो उन सब के नाम लिखता है डायरी में जिससे उसका रिश्ता था, जिसको वो जानता था। वो सब कुछ डायरी में लिखता है। एक शार्प तार जैसी किसी चीज से खुद को बार बार जख्म देता रहता है और हर 1 साल के लिए एक लकीर अपने हाथों में बना देता है। वो खुद को ये दर्द दे देकर ये सब कुछ खुद को याद रखवाना चाहता है ताकि वो भूल ना पाए और वो उसका बदला ले। वो उस वक्त का इंतजार करता है जब वो उससे मिलेगा जिसने उसे यहाँ कैद करके रखा है। वो खुद को तैयार कर रहा है। वो टीवी पर देख देख के फाइटिंग स्किल टेक्निक सीख रहा है और प्रैक्टिस करता है अकेले। चम्मच से वो हर रोज दीवार पे एक ईंट के चारों तरफ घिसता रहता है। एक दिन घिस कर वो ईंट निकल जाती है और वो हाथ डालकर बाहर महसूस करता है। बाहर बारिश हो रही होती है। वो हाथ पर बारिश का पानी लेकर पानी पीता है। उसे ये महसूस करके खुशी मिलती है। उसे आजादी का एहसास होता है। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो वो दीवार ठीक हो चुकी होती है, रिपेयर कर दिया होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब कई साल बीत चुके हैं, 3 साल हो गए। न वो म्यूजिक बजा, न वो गैस छोड़ी गई, न वो बेहोश हुआ, न किसी ने उसके बाल काटे, न उसके रूम की कोई सफाई हुई है। पर आज 3 साल बाद ये सब कुछ हुआ। वो म्यूजिक भी बजा, गैस भी निकली, वो बेहोश भी हुआ, उसके बाल भी काटे गए, उसके कपड़े बदले गए। और नेक्स्ट सीन में हम उसे देखते हैं, वो खुद को एक बॉक्स में पाता है। वो बॉक्स ओपन करता है तो वो खुले आसमान के नीचे होता है। सूरज की रोशनी उसकी आंखों पे पड़ती है तो वो आंखों को खोल नहीं पाता है। उसे तकलीफ होती है। उसको अपनी जेब में एक चश्मा मिलता है, वो उसे लगा लेता है। वो खुद को आजाद पाता है। उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो एक लिफ्ट से वो नीचे जाता है। उसके पॉकेट में उसे पासपोर्ट और बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। वो सड़क पर खड़ा होकर उसे ढूंढने के बारे में सोचता है। तभी वहाँ सामने दिखता है कुछ लड़के 2 लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं। वो उनके पास जाता है और उस लड़के के मुंह से सिगरेट निकालता है। वो लड़का उसे लात मार के गिरा देता है। वो जमीन पे पड़ा हुआ मन में सोच रहा होता है
कि मैं इस शहर की औरतों को गुंडों से बचाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी उन टेक्निक्स को टेस्ट करने आया हूँ जो मैंने अकेले कमरे में प्रैक्टिस करी थी। अब वो उन सारे लड़कों को बहुत मारता है। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, पास में रखा हुआ मोबाइल बजता है, वो फोन उठाता है। अब हमें जॉन इब्राहिम की आवाज सुनने को मिलती है जिनका नाम रोहित चोपड़ा है। वो उसे पूछता है कि उसे उसके कपड़े कैसे लगे। तो वो पूछता है, कौन हो तुम और तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? 14 साल मुझे बंद करके क्यों रखा और अब रिहा क्यों कर दिया? तो वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें छोटी जेल से निकालकर बड़ी जेल में ट्रांसफर करा है। बाला अपना सवाल फिर रिपीट करता है। तो वो उसे कहता है, ऐसा करने के लिए या तो इंसान को पागल होना चाहिए या तो बहुत नफरत होनी चाहिए। तो बाला कहता है, अगर तुमको मुझसे इतनी नफरत है तो तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? बाला कुछ नाम लेता है और उससे पूछता है, इनमें से तुम कौन हो? अब वो कहता है, मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, क्यों हूँ ये जानना जरूरी है। तुम खाना खा लो, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। तभी बाला चारों तरफ देखने लगता है, उसे ढूंढने लगता है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। बाला बाहर टैक्सी वाले से बात करता है और उसे एक एड्रेस बताता है और उसे इंग्लिश समझ नहीं आती है। तभी वहाँ लारा दत्ता आ जाती है जिनका नाम इस मूवी में जेनी है। जेनी एक टैक्सी ड्राइवर है। वो बाला को उसके एड्रेस पे पहुँचाने के लिए कहती है। बाला उसके साथ टैक्सी में बैठ जाता है और उसे एड्रेस बताता है। बाला अपने घर जाता है और उसी जगह पर जाके खड़ा हो जाता है। अब कहानी पास्ट में जाती है। बाला घर से बाहर कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ बोट पर कुछ लोग आते हैं। वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता है और सामने से एक आदमी एक हथियार से उस पर इंजेक्शन मारता है और वो बाला को लग जाता है और बाला बेहोश हो जाता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। बाला जेनी को पूछता है कि तुम पूरे दिन में कितना कमा लेती हो? तो वो बताती है 3000, अगर दिन अच्छा हो तो 5000 भी। तो वो उसे 10,000 देता है और कहता मुझे पूरा शहर घुमाओ। अब वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब वो शहर के छोटे से बड़े हर रेस्टोरेंट जाता है, स्ट्रीट फूड भी खाता है। हर जगह वो सिर्फ डिम सिम टेस्ट करता है। वो एक टेस्ट ढूंढ रहा है जो टेस्ट उसको 14 सालों तक कैद में मिला था। बहुत देर बाद फाइनली उसे एक रेस्टोरेंट में वो टेस्ट मिल जाता है। वो टेस्ट मिलने के बाद वो खुश हो जाता है। सामने वो आदमी उसे देखता है और देखकर परेशान होता है। बाला भी उसे देख लेता है। बाला जेनी को कहता है टैक्सी में उसका वेट करने के लिए और वो उस आदमी के पीछे जाता है। वो आदमी उसे देखकर भागने लग जाता है। बाला बहुत दूर तक उसके पीछे जाता है और उसे मारते हुए अपने साथ टैक्सी में लेकर आता है। जेनी ये देखकर उसे उसकी टैक्सी से निकलने के लिए कहती है और बाला को कहती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बाला के हाथ में ड्रिलर मशीन देखकर जेनी डर जाती है और उसे एड्रेस पूछती है। बाला उसे कहता है कि उसे किसी सुनसान जगह पर ले चले और जेनी डर से उसे एक सुनसान सी जगह पर ले जाती है जहां वो उस आदमी के बॉडी में उस डीलर से छेद कर करके उससे कुछ पूछने के लिए कहता है। वो जेनी से कहता है कि वो अपनी लैंग्वेज में उससे पूछे कि वो कहाँ काम करता है, किसके लिए काम करता है। बहुत देर बाद वो लड़का उसे बता देता है कि वो कहाँ काम करता है। वो जेनी को टैक्सी में जाने के लिए कहता है। जेनी टैक्सी में चली जाती है और वो उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। बाला जेनी से कहता है कि वो उसे उस एड्रेस पे छोड़ दे और उसके बाद वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है। अब वो उस जगह पर जाता है। गेट पर एक आदमी होता है। बाला उसे गेट खोलने के लिए कहता है तो वो उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। बाला उसका हाथ बाहर खींचता है और उसमें ड्रिलर मशीन चला देता है और वो दर्द से तड़प कर उसे दूसरे हाथ से चाबी पकड़ा देता है। अब बाला लिफ्ट से ऊपर जाता है। वो कॉरिडोर में एक आदमी को देखता है जो हथौड़े से दीवार पर छेद कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो जमीन पे पड़ा है और उसके माथे पर ड्रिलर मशीन का छेद हुआ है। बाला एक कमरे में जाता है जो ऑफिस होता है वो फू का, जो ये होटल चलाता है जिसमें वो लोगों को कैद करता है। वो फोन में किसी कस्टमर से बात कर रहा होता है, टर्म एंड कंडीशन बता रहा होता है। वो उसे बताता है कि हमने एक आदमी को तो 14 साल तक के लिए भी रखा था, तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, आप जितने साल जितने वक्त तक चाहो अपने दुश्मन को रख सकते हो और अगर आप उसे हर रोज टॉर्चर करवाना चाहते हो तो उसके लिए अलग से चार्ज लगेंगे। अब वो प्राइस लिस्ट देखकर उसे प्राइस बताने लग जाता है तो पीछे से बाला आता है और वो बाला को देखता है। बाला उससे पूछता है कि उसने उसे कैद क्यों किया, तो वो उसे कहता है कि ये मेरा बिजनेस है, नथिंग पर्सनल। तो वो उससे पूछता है कि ये सब किसने करवाया, तो उसे कहता है ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बाला वूफू को टेप से बांध देता है और उसके दांत निकाल देता है।
वहाँ उसे एक बॉक्स में जितने भी लोग कैद है उनकी डिटेल्स मिलती है कैसेट में। उसे अपने नाम की भी एक कैसेट मिलती है और वो उस कैसेट को निकाल कर वहाँ से निकलता है। सामने बहुत सारे आदमी होते हैं जो उसे लड़ने के लिए तैयार खड़े होते हैं। वो उन सबको हथौड़े से मारता है। फिर वो नीचे पहुँचता है, वहाँ और आदमी होते हैं, वो उन सबको भी मारता है। मगर इस लड़ाई के बीच में कोई उसके पीठ पर चाकू मार देता है। वो इन सब से लड़कर बाहर निकलता है तो रास्ते में चलते हुए वो बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। वहाँ एक आदमी हुडी पहने उसे उठाता है और एक टैक्सी बुलाकर उसे टैक्सी में बिठा देता है और एक एड्रेस बताता है। बाला हल्के हल्के होश में होता है और वो उसे कहता है, बाला टेक केयर, अपना ख्याल रखो। ये आवाज़ किसी और की नहीं, रोहित चोपड़ा की होती है। बाला उस आवाज़ को पहचान लेता है मगर वो इस हालत में नहीं होता कि वो उसे रिएक्ट करे। वो टैक्सी वाला बाला को जैनी के घर ले जाता है। दरवाजे पे जैनी उन दोनों को भगाती है मगर टैक्सी वाला उसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। वो बाला को जाने के लिए कहती है तो बाला उसे कहता है, मैं अभी मरना नहीं चाहता। ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। अगले सीन में जब उसे होश आता है, जैनी के पास आता है। जैनी उसकी डायरी पढ़ रही हो और जैनी उससे पूछती है, क्या ये सब सच में तुम्हारे साथ हुआ? क्या सच में तुम्हें 14 साल के लिए कैद में रखा गया था? तो वो हाँ बोलता है। अब वो दोनों टेप रिकॉर्डिंग सुनते हैं जिसमें कुफू और रोहित की कन्वर्सेशन होती है। वो दोनों बात करते हैं कि उसे कब तक रखना है और उसके साथ क्या क्या करना है। वुफू रोहित से पूछता है कि ऐसा उसने क्या किया था कि बाला को इतने साल वो कैद में रखना चाहता है। तो वो उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता है। तभी उसका फोन बजता है और रोहित उसे एक एड्रेस बताता है और हिंट देता है उस तक पहुंचने के लिए। अब वो वहाँ बोट से जाता है। वहाँ एक घर होता है। वो घर के अंदर जाता है जहाँ उसे अपनी और अपनी बीवी निशा की फोटो फ्रेम की हुई मिलती है। पीछे से एक आदमी उस पर हमला करता है। वो पलटकर उस पर वार करता है। तभी वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। वो और कोई नहीं, उसका दोस्त जॉय है। अब वो जॉय को वो रिकॉर्डिंग सुनाता है। अभी जॉय का फोन बजता है। जॉय फोन उठाता है तो वो रोहित की कॉल होती है। वो उसे पूछता है, इतने सालों बाद तुम दोनों दोस्त मिले, कैसी रही मुलाकात? तो वो उसे पूछता है कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला और मेरा एड्रेस कैसे मिला? तो वो उसे कहता है, 14 साल में तुमने जो जो किया है मुझे हर एक एक पल पल की खबर है। जॉय बाला को कहता है वो इस नंबर को ट्रेस करेगा। तो वो कहता है कैसे? तो वो बताता है कि उसके काफी कॉन्टेक्ट्स हैं। जॉय बाला को जैनी से पूछताछ करने के लिए कहता है। बाला जैनी से पूछताछ करता है और उसे कहता है कि वो औरत है, ये सोचकर वो रहम बिल्कुल नहीं करेगा। रोहित ने जब उसके लिए टैक्सी की थी तो उसने जैनी के घर का एड्रेस बताया था। उसे उसके घर का एड्रेस कैसे पता? तो वो कहती है कि तुम उसी से जाकर क्यों नहीं पूछते, मुझे कुछ नहीं पता। तभी बाला को जॉय की कॉल आती है। जॉय उसे बताता है कि उसने नंबर ट्रेस कर लिया और उस नंबर का जो लोकेशन है वो जैनी के घर के सामने वाला है और सामने वाले घर की वॉल पर वही सिंबल बना होता है जो उसने उस कमरे में देखा था जिसमें वो 14 साल कैद था। अब बाला भागते हुए सामने वाले घर में जाता है। अब बाला को उस घर में फाइनली 14 सालों बाद रोहित चोपड़ा मिलता है और उसके आदमी भी होते हैं। वो उसे मार नहीं पाता। वो आराम से बैठकर बात करते हैं। वो उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या किया था कि तुमने मुझे 14 साल कैद में रखा? रोहित बाला को 4 दिन का वक्त देता है इस राज को जानने के लिए। बाला उसे कहता है, तेरा अंत मैं लिखूंगा। तो वो बाला को बताता है कि तेरा हर दिन मैंने लिखा है। बाला का मुंबई से बैंकॉक आना, उस कंपनी में काम करना, तुम जिस सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते थे वो मेरी ही कंपनी थी। वो बाला को कहता है कि तुम औरतों के मामले में बहुत बेकार हो, तुम अपनी बीवी को तो बचा नहीं पाए, तुम जैनी को अकेला छोड़ा है और दरवाजा भी बंद नहीं किया। अब वो जैनी के पास जाता है। अब वो जैनी के पास उसके घर जाता है तो मुफू और उसके आदमी होते हैं। उसने जैनी को बांध के रखा होता है और वो उसे टॉर्चर कर रहा होता है। मुफू बाला से कहता है घुटनों के बल चल कर आने के लिए और उसे माफी मांगने के लिए, नहीं तो वो इस लड़की को मार देगा। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो मुफू से कहता है कि अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम मजनू की तरह भागते हुए इसके लिए क्यों आए हो यहाँ? अब बाला हथौड़ा छोड़कर घुटनों के बल बैठकर वोफू की तरफ जाता है। वोफू उस हथौड़ा उठाकर देता है और कहता है जैसे उसने उसके दांत तोड़े थे वैसे ही वो चाहता है कि बाला अपने दांत भी निकाल ले। बाला अपना दांत तोड़ने ही वाला होता है कि तभी वोफू का फोन बजता है और वो फोन उठाता है। वो कॉल रोहित की होती है। रोहित उसे कहता है कि वो जो कर रहा है वो ना करे। तो वो कहता है कि इसने मेरे दांत तोड़े थे, इसकी कीमत इसे चुकानी पड़ेगी। रोहित उसे कहता है कि तुम्हारे दांतों की कीमत तुम तक पहुंच चुकी है, उस बैग को खोलकर देखो। वहाँ उसका आदमी एक बैग उसे दिखाता है।
वो उसे खोलता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और वो पैसे लेकर जाने लगता है और वो बाला से कहता है कि रोहित तो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तो बाला उसे कहता है कि ये मामला यहीं खत्म करो, वरना मैं उस हाथ को काट दूंगा जिस हाथ से तूने जेनी को हाथ लगाया था। वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। बाला जेनी को शहर से बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो इन सब में फंस चुकी है और बाला उसकी वजह से कमजोर भी पड़ रहा है। बाला और जेनी शहर से बाहर एक होटल रूम में होते हैं। जेनी बाला से पूछती है, अगर वोफो तुम्हें मिला तो क्या सच में तुम उसका हाथ काट दोगे क्योंकि उसने मुझे हाथ लगाया था? तो वो हाँ बोलता है। वो पूछती है, सोलन ने कहा कि वो मुझे मार देगा क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज हूँ, क्या सच में वो मुझे मार देगा? तो वो कहता है हाँ। तो वह कहता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज हूँ। तो वह कहता है ऐसा उसे लगता है। तो वो उसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है? तो बाला रोते हुए उसे कहता है, मैंने आज तक जिसको प्यार किया वो सब मुझसे छीन गए, वो सब मुझसे दूर हो गए, अब मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। ये सुनकर जेनी इमोशनल हो जाती है और इसके बाद वो इंटीमेट होते हैं। बाला और जेनी रूम में सो रहे होते हैं। रोहित वहाँ मास्क पहनकर हाथ में एक गिफ्ट का बॉक्स लिए पहुँच जाता है। रोहित चाहता है कि बाला का सारा फोकस उसकी ही तरफ हो। सुबह जब उन दोनों की नींद खुलती है तो जेनी कहती है उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जैसे उसे हैंगओवर हो। तो बाला बोलता है ये वॉल्यूम गैस से ऐसा होता है। वो समझ जाता है कि वो यहाँ आया था। वो दोनों सामने रखा हुआ गिफ्ट बॉक्स देखते हैं। वो उस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करता है। उसमें कुंफू का कटा हुआ हाथ होता है और एक नोट भी लिखा हुआ होता है। उस नोट पे लिखा होता है, तुम जो करना चाहते थे वो मैंने कर दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम इन छोटे छोटे कामों में अपना वक्त जाया करो। तुम्हारे पास सिर्फ 4 दिन है राज जानने के लिए, मुझ तक पहुँचने के लिए। तुम्हारा हर कदम मेरी तरफ होना चाहिए और कहीं नहीं। उस नोट में एक लैटिन भाषा में लाइन भी लिखी होती है। जेनी और बाला कहीं जाते हैं। बाला अपनी पूरी बॉडी की कपड़ों की चेकिंग करवाता है और उसके शोल्डर के पास वो मशीन से आवाज आने लगती है। वो अपने शोल्डर से उस चिप को निकलवाता है जिसके जरिए रोहित उसका पता लगा पा रहा था। जेनी बाला से पूछती है, उस नोट में कुछ लिखा था, वो लाइन क्या थी? तो वो उसे बताता है कि वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी लाइन थी जो हमारे स्कूल में बोली जाती थी। वो दोनों साइबर कैफे जाते हैं और वो रोहित चोपड़ा के बारे में नेट पे सर्च करता है। वो उस स्कूल में स्पीच दे रहा होता है जिस स्कूल में बाला पढ़ा था। बीच में वो लाइन बोलता है जो लैटिन में होती है, जिसका मतलब होता है मेहनत हर मुश्किल पर फतेहत है। ये सुन के बाला जॉय को कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या हमारे स्कूल में रोहित चोपड़ा नाम का कोई स्टूडेंट था? तो वो उसे कहता है हाँ, रोहित चोपड़ा नाम का स्टूडेंट था। वो हमसे 8 साल जूनियर था। उसकी बहन हमारी क्लासमेट थी, रीमा चोपड़ा। बाला को याद नहीं होता। अब ये कहानी पास्ट में जाती है जहाँ बाला और जॉय रीमा को डांस करते हुए चुप कर अपने दोस्तों के साथ देख रहे होते हैं। बाहर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उन सब में रीमा से दोस्ती करने की शर्त लगती है और बाला ये शर्त मान लेता है। वो रीमा से मिलने के लिए डांस हॉल में जाता है। रीमा उसे कहती है कि यहाँ बॉयज अलाउड नहीं है। तो वो उसे कहता है हाँ मुझे पता है, मगर मुझे तुमसे अकेले में मिलना था इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो वो उसे कहती है कि क्यों, तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तो वो उसे कहता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया है। वो उसे गिफ्ट देता है तो वो मना करती है। वो कहती है मैं तुम्हें जानती भी नहीं, मैं तुमसे गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है तो परेशान होकर वो उसका गिफ्ट ले लेती है। उसे जाने की जल्दी होती है इसलिए वो निकलने की कोशिश करती है। तो बाला उससे और रिक्वेस्ट करता है उस गिफ्ट को खोलने के लिए। इतनी रिक्वेस्ट करता है तो वो परेशान होकर उस गिफ्ट को खोलती है और उसमें नरवैर होता है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। बाला उसका मजाक उड़ाता है और वहां से चला जाता है। बाहर जाकर अपने दोस्तों को दिखाता है और बताता है कि मैं शर्त जीत गया। अब रीमा और उसका छोटा भाई रोहित वहाँ से निकल रहे होते हैं तो जॉय और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो बाला का स्कूल में लास्ट डे था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं जॉय के साथ खेल रहा और कोई नहीं रोहित ही है। जॉय पास्ट के बारे में बताते हुए फ्लो में रीमा के बारे में कुछ गलत बोल देता है मजाक में, जो सुनकर रोहित गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता। वो चाकू से जॉय को मारता है, कई बार चाकू से उस पर वार करता है और उसे मार देता है। वो फोन उसके हाथ से लेकर बाला से बात करता है और बाला से कहता है कहानी का अंत आ गया और उसे एड्रेस बताता है और वो दोनों मिलते हैं। बाला रोहित को बोलता है वो सब झूठ था,
मैं शर्त जीतने के लिए मैंने झूठ बोला था, दोस्तों को दिखाने के लिए, मेरी बचपन की एक छोटी सी गलती के लिए तुमने मुझे 14 साल जेल में रखा, तुमने 14 साल मुझे बंद करके रखा, क्या ये सही है? तो रोहित बोलता है, कहानी वहाँ खत्म नहीं होती जहाँ तुम्हारी याददाश्त खत्म होती है बाला। अब कहानी फिर पास्ट में जाती है, जहाँ रोहित की बहन रीमा ने खुद को आग लगा ली थी। रोहित बहुत छोटा होता है, रोहित उसे बचाने वो दरवाजे से हाथ अंदर डालता है, मगर वो अपनी बहन को पकड़ नहीं पाता, बचा नहीं पाता। बाला उसे कहता है, मैंने जो किया ना समझी में किया, बचपने में किया। रोहित उसे स्क्रीन पर एक लड़की दिखाता है, जहां बहुत सारे आदमियों की एक भीड़ होती है जो उस लड़की की बोली लगा रहे होते हैं। तो बाला उसे कहता है, मुझे इन सब गेम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो उसे कहता है, इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट ले लो, और वो उसे एक और गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट ओपन करता है तो उसके अंदर एक फाइल होती है। वो उस फाइल को ओपन करता है तो उस फाइल में उसकी और निशा की फोटो होती है। तो रोहित निशा की प्रेगनेंसी के बारे में बाला को बताता है, और बाला के जाने के बाद रोहित निशा के पास जाता है, बाला का बचपन का दोस्त बन करके, और उसकी डिलीवरी तक उसका ख्याल रखता है, और कभी किसी फैमिली मेंबर और जॉय को भी उससे मिलने नहीं देता है। जब उसकी बेटी 1 साल की हुई तो उसने निशा को मरवा दिया और इल्जाम बाला पर लगा दिया। रोहित ने उसकी बेटी को पाला और बड़ा किया। अब उसकी बेटी 14 साल की है। ये वही लड़की है जिसकी स्क्रीन में बोली लगाई जा रही है। ये सब सुनकर बाला रोहित पर हाथ उठाता है, और ये देखकर रोहित का बॉडीगार्ड बाला को मारने के लिए पिस्टल निकालता है, और रोहित तलवार निकालकर अपने बॉडीगार्ड को ही मार देता है और कहता है, ये मेरे साथ 18 साल से काम कर रहा है और मैंने इसे मार दिया क्योंकि तुम्हें जिंदा रखना है। तुम्हारी बेटी का तमाशा बनेगा, पूरी दुनिया देखेगी। ये सुन के बाला को और गुस्सा आता है, वो उसे और मारता है। तो रोहित उसे कहता है, मुझे मारने से तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो बाला उससे रिक्वेस्ट करता है, उसके हाथ जोड़ता है, उसे कहता है, मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को मत दो। के पैर में गिर जाता है। वो उसका जिंदगी भर गुलाम बनने को तैयार है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा कुत्ता बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। वो जिस जबान से उसने रीमा के बारे में बोला था, वो उस जबान को काट देगा। जिस हाथ से उसने उसे गिफ्ट दिया था, वो उस हाथ को काट देगा। तो रोहित उसे लात मारकर फेंक देता है और बोलता है, जब मेरी बहन ने आग लगाई थी तब मेरे हाथ छोटे थे, मैं उसे बचा नहीं सकता था। तो वो कहता है, मैंने बता भी दिया तो भी तुम उसे बचा नहीं पाओगे, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। तो बाला उसे कहता है, मैं कोशिश करूंगा, प्लीज तुम मुझे बता दो। तो रोहित उसे कहता है, मैं तो भूल गया। बाला उसे कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो रोहित कहता है, अगर तुमने मुझे जान से मार दिया फिर तुम्हारी बेटी का पता तुम्हें कौन बताएगा। तो वो उसकी बेटी के लिए कुछ और गलत बात बोलता है जो बाला बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और वो रोहित को इतनी जोर से मारता है कि रोहित दरवाजे से टकराकर बालकनी से नीचे गिर जाता है। बाला उसका हाथ पकड़ ले। बाला उसे कहता है, मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, तुम मुझे मेरी बेटी का पता बता दो। तो रोहित उसे कहता है कि तुम्हें मेरा आखिरी वार मिलना बाकी है, सी यू इन हेल। वो अपना हाथ छुड़वा लेता है और वो नीचे गिर जाता है। बाला हार जाता है, उसे दुख होता है। तभी वहाँ जैनी आती है। वो इतना दुखी होता है कि उसकी जुबान से आवाज भी नहीं निकलती। जैनी सामने लगी स्क्रीन को देखती है। वहाँ एक लड़की खड़ी होती है एक खिड़की के पास। खिड़की के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, जिसे देखकर जैनी कहती है कि इस एड्रेस को मैं पहचानती हूँ, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। अब वो दोनों वहाँ जाते हैं। बाला एक तलवार लेकर उस सामने की बिल्डिंग में घुस जाता है, जहाँ सामने आने वाले हर एक आदमी को वो काटता हुआ मारता हुआ आगे बढ़ता रहता है। ऊपर जाकर उसे वूफू मिलता है। वो वूफू से अपनी बेटी के बारे में पूछता है, तो वो उसे कहता है, मुझे नहीं पता। वो वूफू का हाथ काट देता है। वूफू उसे बताता है कि वो ऊपर है। बाला तब भी उसे मार देता है और वो ऊपर जाता है, और ऊपर जाके वो हर एक कमरे में उसे ढूंढता है, सारी जगहों पर उसे ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। वहाँ कोई नहीं होता, वो पूरी जगह खाली होती है। वो थक जाता है, वो हार जाता है, वो रोता है। वहाँ जैनी आती है और वो दोनों मिलकर रो रहे होते हैं। तभी बाला का फोन बजता है और बाला के फोन पर लड़की की आवाज आती है, पापा। तो वो पूछता है, तुम कहाँ हो? तो वो बोलती है, मैं घर पर हूँ। अब बाला बहुत इमोशनल हो जाता है। बाला और जैनी दोनों रोने लग जाते हैं। अब वो दोनों घर जाते हैं। सामने उसकी बेटी खड़ी होती है।
फाइनली उसे उसकी बेटी मिल जाती है। इतना कुछ होने के बाद भी रोहित ने उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया। उसके दिल में उसके लिए रहम प्यार था। रोहित को शायद उस लड़की में अपनी बहन नजर आती थी, इसलिए उसने उस लड़की को अपनी बहन का नाम दिया, रीमा। ये कहानी यही खत्म होती है। तो गाइज, आपको ये मूवी, इसकी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको किसी मूवी या वेब सीरीज की एक्सप्लेन वीडियो देखनी है तो मुझे वो भी कमेंट में बताइए। गाइज, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।